अगर आप अदबी दुनिया के काम को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स की मदद से कर सकते हैं। उत्साह और उत्तेजना के कारण मेरी छाती तो धड़ धड़ धड़क रही थी। फिर अवनी घोषाल, प्रवीण मजूमदार और फणी मित्तिर, इन तीनों पर संदेह किया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट होटल में जाकर 15 मिनटों के अंदर ही फेलुदा ने खबर का पता लगा लिया। प्रवीण मजूमदार नामक एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से उस होटल के 16 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। दोपहर में आकाश में बादल छा गए और 4 बजे जोरों की बारिश होने लगी। आसमान की रंगत देखकर समझ में आ गया कि बारिश जल्दी जाने वाली नहीं। फेलुदा शाम को कॉपी पेंसिल लेकर बैठ गए और किसी चीज का हिसाब लगाने लगे। मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी पर उनसे पूछने का साहस न था। अंततः मैं 3 कौड़ी बाबू की पुस्तक लेकर पढ़ने लगा। बड़ी ही रहस्य भरी और रोमांचक कहानी थी। पढ़ते पढ़ते राजेन बाबू के पत्र से संबंधित घटना मेरे ध्यान से उतर गई। जब 8 बजे तो बारिश ने थमने का नाम लिया, किंतु तब इतनी सर्दी पड़ रही थी कि पिताजी ने हमें बाहर जाने ही नहीं दिया। दूसरे दिन फेलुदा ने ठेल ठेल कर मुझे नींद से उठाया कि उठ ए तोपसा उठ। मैं धड़धड़ा कर उठ बैठा। फेलुदा मेरे कानों के पास अपना मुंह सटाकर दांत पीसते हुए एक ही सांस में कह गए, राजेन बाबू का नेपाली नौकर आया था, कह गया है कि उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है, अगर तू चलना चाहता है तो। अरे ये भला कोई कहने की बात है। जब हम 15 ही मिनटों में राजेन बाबू के घर पहुंचे, उन्हें बुझे हुए चेहरे के साथ खाट पर लेटे हुए पाया। फणी मजूमदार उनकी नब्ज टटोलते हुए खाट की बगल में बैठे थे और 3 कौड़ी बाबू ऐसी भयंकर सर्दी में भी पंखा झल रहे थे। फणी बाबू जब नाड़ी की परीक्षा कर चुके तो राजेन बाबू ने तकलीफ के साथ एक लंबी सांस ली और बोले, कल रात 12 बजे थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई और बिजली की रोशनी में अपने चेहरे के ठीक सामने ही आई सॉ मास्क्ड फेस। मास्क्ड फेस? मुखौटा लगा चेहरा। राजेन बाबू ने सांस ली। देखा कि फणी मित्तिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। राजेन बाबू बोले, उस पर नज़र पड़ते ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। आपकी कोई चीज़ चोरी हुई? फेलुदा ने पूछा। राजेन बाबू बोले, नहीं। तब हाँ, मेरा ये विश्वास है कि मेरे तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालने के लिए वो मेरी तरफ झुका था और मेरी नींद खुल जाने के कारण खिड़की से कूदकर। उफ, हॉरिबल हॉरिबल। फणी डॉक्टर ने कहा, शांत हो जाइए, आप उत्तेजित मत होइए, मैं नींद की दवा दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। फणी बाबू उठकर खड़े हो गए। फेलुदा ने अचानक कहा, फणी बाबू, कल रात आप रोगी को देखने गए थे, आपके कोट के पीछे कीचड़ के छींटे कैसे लग गए? फणी बाबू ने बिना घबराए हुए कहा, डॉक्टर का जीवन कैसा होता है आप जानते ही हैं। दुखियों की सेवा के लिए जब अपना जीवन न्यौछावर कर दिया तो पुकार जब कभी आए निकलना ही होगा, चाहे आंधी, पानी या फिर बर्फ ही गिरे। फणी बाबू अपनी फीस लेकर चले गए। राजेन बाबू अब सीधे होकर बैठ गए और बोले कि तुम लोगों के आ जाने से अब अपने आप को कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत घबरा गया था। अब हम बैठक में आकर बैठ सकते हैं। फेलुदा और 3 कौड़ी बाबू राजेन बाबू का हाथ थामकर उन्हें बैठक में ले आए। 3 कौड़ी बाबू ने कहा, स्टेशन फ़ोन किया था कि किसी तरह ये इंतज़ाम हो जाए कि 2 दिन बाद रवाना हो सकूं। रहस्य का पर्दाफाश किए बगैर अब जाने की इच्छा नहीं, लेकिन वहाँ से सूचना मिली कि अगर मैं इस टिकट को कैंसिल करता हूँ तो 10 दिनों से पहले बुकिंग नहीं मिलेगी। सच कहूँ तो ये सुनकर मुझे तो अच्छा लगा। मैं चाहता था कि फेलुदा अकेले ही जासूसी का काम करें। 3 कौड़ी बाबू ने फेलुदा का काम पहले ही बहुत कुछ आसान कर दिया था। राजेन बाबू बोले, बात ये थी कि मेरा नौकर पहरा देगा, मगर मैंने खुद कल 10 बजे उसे छुट्टी दे दी। उसके घर पर उसका बाप बहुत बीमार है, उसकी हालत मरने पर है। फेलुदा ने पूछा, मुखड़ा कैसा था, कुछ याद है? राजेन बाबू बोले, बिल्कुल साधारण नेपाली मुखौटा था। दार्जिलिंग शहर में अगर तलाश किया जाए तो कम से कम 300-400 ऐसे मुखड़े मिल जाएंगे। मेरे इसी कमरे में उस तरह के 5 मुखौटे हैं, वो देखो, वो रहा। राजेन बाबू ने जिस मुखौटे की तरफ इशारा किया, फेलुदा ने मुझे कल वही मुखौटा खरीद के दिया था। 3 कौड़ी बाबू ने अब तक ज़्यादा बातें नहीं की थी। अब वे बोले, मेरी राय में अब पुलिस को सूचना भेजनी चाहिए। सुरक्षा भी अब ज़रूरी हो गई है। कल जो कुछ घटित हो चुका उसे मजाक के तौर पर लेना ठीक नहीं।
फेलू बाबू, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक खोज पड़ताल जारी रख सकते हो, तुम्हें इसमें कोई अड़चन नहीं डालने को कह रहा, लेकिन मैं हर चीज़ पर गौर करने के बाद ये कह सकता हूँ कि पुलिस की सहायता ज़रूरी है। मैं बल्कि जा रहा हूँ और जाकर डायरी लिखा आऊँगा। लगता नहीं कि जाने से कोई खतरा है, मगर राजेन बाबू अब आप सावधानी से रहिएगा। हम लोग जब उठने पर थे तो फेलूदा ने राजेन बाबू से कहा, 3 कौड़ी बाबू तो चले जा रहे हैं, इसका मानी ये कि आपका एक कमरा खाली होने जा रहा है। हम लोग अगर आज रात को उस कमरे में आकर रहें तो क्या आपको कोई आपत्ति है? राजेन बाबू ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपत्ति क्या हो सकती है, तुम तो मेरे सगे जैसे हो। और सच कहने में हर्ज ही क्या है, मैं जितना बूढ़ा होता जा रहा हूँ मेरा साहस भी उसी अनुपात में कम होता जा रहा है। बचपन में जो शरारती होता है बुढ़ापे में उसकी हिम्मत कम हो जाती है। 3 कौड़ी बाबू से फेलूदा ने कहा कि वो उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाएगा। लौटते वक्त जब हम नेपाली क्यूरियो शॉप की बगल से जा रहे थे तो हमारी आंखें दुकान के अंदर गई। देखा 2 आदमी दुकान के अंदर खड़े होकर माल देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखकर लगा ये दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। एक तो अवनी घोषाल और दूसरा व्यक्ति प्रवीण मजूमदार था। मैंने फेलूदा की ओर ताका। उनके चेहरे को देखकर ऐसा न लगा कि वो आश्चर्यजनक महसूस कर रहे हों। हम 10:30 बजे 3 कौड़ी बाबू को गुड बाय कहने स्टेशन पहुँचे। वे हम लोगों के पहुँचने से 5 मिनट बाद पहुँचे। चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते पाँव दुखने लगे हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आना पड़ा। वास्तव में वे कुछ लंगड़ा रहे थे। नीले रंग के फर्स्ट क्लास के डिब्बे पर चढ़कर 3 कौड़ी बाबू ने अपना अटैची केस खोला और भूरे रंग का एक पैकेट फेलूदा को दिया। इसे खरीदने में थोड़ा वक्त लगा। राजेन बाबू क्यूरियो शॉप नहीं पहुंच सके थे, हालांकि कल सचमुच बहुत ही अच्छी चीज़ें आई थीं। उनमें से एक मामूली जैसी चीज़ चुनकर मैं उनके लिए ले आया। तुम दोनों मेरी ओर से उनके प्रति शुभेच्छा प्रकट करना और उन्हें ये सामान दे देना। फेलूदा ने पैकेट लेकर कहा, आप अपना पता दिए बगैर यहाँ से जा रहे हैं। सोचा रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो आपको सूचित करूं। 3 कौड़ी बाबू ने कहा, मेरे प्रकाशक का पता मेरी पुस्तक पर लिखा है, उसी की मार्फत भेजोगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा। गुड लक। ट्रेन रवाना हो गई। फेलूदा ने मुझसे कहा, अगर 3 कौड़ी बाबू ने विदेश में जन्म लिया होता तो बहुत नाम और पैसा कमाते। इतने सारे अच्छे उपन्यास बहुत ही कम लोगों ने लिखे हैं। फेलूदा राजेन बाबू के संबंधित घटना को लेकर दिन भर अलग अलग स्थानों के चक्कर काटते रहे। मैंने बहुत कहा, मगर वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। शाम के वक्त जब हम राजेन बाबू के घर की ओर जाने लगे तो मैंने फेलूदा से कहा, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कहाँ कहाँ हो आए हो। 2 बार माउंट एवरेस्ट होटल, फेलूदा ने कहा, 1 बार फणी मित्र के घर, 1 बार नेपाल क्यूरियो शॉप पर, 1 बार लाइब्रेरी और फिर उसके बाद कई स्थानों पर। ओह, तू कुछ और जानना चाहता है? अपराधी कौन मालूम होता है फेलूदा? अभी कुछ कहने का वक्त नहीं आया। तुम्हें किसी पर संदेह है? अच्छा जासूस होने के लिए हर किसी पर संदेह किया जाता है। हर किसी पर मतलब? मसलन तुम पर? मुझ पर? जिसके पास ऐसा मुखौटा है वही संदेह का पात्र है। कोई भी आदमी हो सकता है। फिर तुम्ही को कैसे बख्शा जा सकता है फेलूदा? बेकार की बकबक मत कर। वाह जी वाह, तुमने तो मुझे शुरू से ही बताया ही नहीं कि तुम राजेन बाबू को पहचानते हो। इसका मानी ये हुआ कि तुम सत्य को छिपा रहे हो, और अगर तुम चाहो तो मेरा मुखौटा उपयोग में ला सकते हो, वो तो तुम्हारी बगल ही में है। शट अप। राजेन बाबू इस वक्त अच्छे दिखे। ये पूछने पर कि आप कैसे हैं वो बोले, दोपहर में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। शाम ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, अशांति भी त्यों त्यों बढ़ती जा रही है। फेलूदा ने 3 कौड़ी बाबू का दिया हुआ पैकेट राजेन बाबू को दे दिया। उसे खोलने के बाद बुद्धदेव का एक खासा खूबसूरत सिर बाहर निकल आया। उसे देखकर राजेन बाबू की आंखें छलछला आईं। विरुंधी स्वर में बोले, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। फेलूदा ने पूछा, पुलिस आई थी? मत पूछो, आकर बेहद जिरह करके गई। ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ तक पता लगा पाएगी, पर हाँ, पहरा देने के लिए एक आदमी रहेगा, यही एक निश्चिंतता की बात है। सच कहने में हर्ज ही क्या, तुम दोनों न भी आते तो काम चल जाता। फेलूदा ने कहा, सेनेटोरियम में बड़ा शोरगुल रहता है, यहाँ हो सकता है कि आपके मामले पर शांति से सोचने का मौका मिले। राजेन बाबू ने हंसकर कहा, मेरा नौकर बड़ी ही अच्छी रसोई पकाता है, आज मुर्गे का मांस पकाने जा रहा है। सेनेटोरियम में ऐसा खाना नहीं मिलेगा।
हमारे ठहरने का कमरा हमें दिखाकर राजेन बाबू अपने कमरे में चले गए। फेलूदा चट से खाट पर लेट गए। सिगरेट जलाकर शहतीर की ओर देखते हुए उन्होंने धुएं से 5 गुंजलकें बनाईं। उसके बाद वो कुछ देर तक अधमुंदी आंखों से तकते रहे। फिर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। फणी मित्तिर कल सचमुच रोगी देखने गए थे। कोर्ट रोड पर एक पैसे वाला पंजाबी व्यापारी है, मैंने पता लगाया है। वो 11:30 से 12:30 तक वहीं थे। तब तो फणी मित्तिर अपराधी नहीं है। फेलूदा ने मेरे सवाल का जवाब न देकर कहा, 16 बरस तक इंग्लैंड में रहने के कारण प्रवीण मजूमदार बंगला भाषा करीब करीब भूल चुका है। फिर इस बात की संभावना नहीं कि पत्र उसने भेजा हो, और उसे पैसे की कोई कमी तो है नहीं। इसके अलावा दार्जिलिंग आकर उसने घुड़दौड़ में भी काफ़ी पैसा कमाया है। मैं सांस रोके बैठा रहा। फेलूदा और कुछ कहना चाहते थे, ये मैं समझ रहा था। आधी पी हुई जलती सिगरेट को कैरम की गोटी की तरह स्ट्राइक करने के बाद कमरे से बाहर फेंककर फेलूदा ने कहा, आज चाय के बागीचे के गिलमोहर साहब दार्जिलिंग आए हैं। प्लांटर्स क्लब में जाकर मैं उनसे मिल आया हूँ। लामा के प्रसाद का 1 ही घंटा है, वो है गिलमोहर साहब के पास। राजेन बाबू के पास जो है वो नकली है। अवनी घोषाल को ये बात मालूम है। फिर राजेन बाबू का घंटा तो मूल्यवान नहीं हुआ? नहीं। और कल रात एक पार्टी में ये प्रवीण मजूमदार के साथ रात 9 बजे से 3 बजे तक शराब पीते रहे और पीकर नशे में धुत हो गए। ओह, और मुखौटा पहना हुआ आदमी 12 बजे के थोड़ी देर बाद ही यहाँ आया था। हाँ, मेरी छाती का अंदरूनी हिस्सा खाली खाली जैसा महसूस हो रहा था। मैंने कहा, फिर? फेलूदा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक लंबी सांस ली और खाट से उठकर खड़ा हो गया। उसकी भौहों में इतना बल पड़ सकता है, ये बात तो मैं जानता ही नहीं था। कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद उसने न जाने क्या सोचा और बैठक की ओर चले गए। जाते वक्त मुझसे कह गए, ज़रा अकेले रहना चाहता हूँ, डिस्टर्ब मत करना। अब मैं क्या करूँ? वो जहाँ लेटे थे मैं वहीं बिस्तर पर लेट गया। शाम होने को है। कमरे की बत्ती जलाऊं, मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई। खुली हुई खिड़की से ऑब्जर्वेटरी हिल की तरफ मकानों की रोशनी दिख रही है। तीसरे पहर मॉल में एक तरह का शोरगुल मचा रहता है। वो शोरगुल अब शांत होता जा रहा है। घोड़े की टाप सुनाई पड़ रही है। उसकी आवाज़ दूर से निकट आती और फिर शांत हो जाती है। समय खिसकता जा रहा है। खिड़की से आती हुई शहर की रोशनी जैसे धुंधला रही है। अब कमरे में और भी ज़्यादा अंधेरा रेंग रहा है। लगता है नींद आ रही है। पलकें एक दूसरे से करीब करीब जुड़ गई है। तभी लगता है कि कमरे के अंदर कोई घुस रहा है। मुझे इतना डर लगता है कि मैं उस ओर ताकना बंद कर देता हूँ जिस ओर से वो आदमी घुस रहा है। सांसों को रोके मैं खिड़की की ओर ताकने लगता हूँ, लेकिन वो आदमी मेरी ही ओर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मानो खिड़की के बाहर फैले शहर को ढककर अंधेरों में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। फिर वो अंधेरा जैसी कोई चीज़ झुककर मेरी ओर बढ़ती है। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने है और उस चेहरे पर एक मुखौटा। मैं ज्यों ही चिल्लाना चाहता हूँ, वो अंधेरे का शरीर अपने हाथ को ऊपर उठाकर चेहरे से मुखौटा उतारता है और मुखौटा उतारते ही मेरी दृष्टि फेलूदा की तरफ जाती है। क्यों, सो गया था क्या? उफ फेलूदा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फेलूदा मेरी स्थिति का पता लगाकर एक कहकहा लगाने ही जा रहे थे, परंतु एकाएक उनका चेहरा गंभीर हो गया और उसके बाद वो खाट की बगल में बैठते हुए बोले, राजेन बाबू के तमाम मुखौटों को पहनकर देखा था, तू इसे ज़रा पहन कर देख तो। फेलूदा ने वो मुखौटा मुझे पहना दिया। कुछ अस्वाभाविक जैसा लग रहा है। नहीं, बस मेरे लिए ये कुछ बड़ा है, इतना ही, और कुछ भी नहीं। ज़रा कुछ गंध जैसी है। किस चीज़ की? चुरुट की। फेलूदा ने मुखौटे को उतार कर कहा, एग्जैक्टली। मेरी छाती पुनः दौड़ने लगी। मेरे मुंह से निकल गया, 3 कौड़ी बाबू। फेलूदा ने एक निश्वास लेकर कहा, सबसे ज़्यादा मौका उन्हीं को था। बंगला उपन्यास, अखबार, ब्लेड, गोंद, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और तूने ज़रूर ही ध्यान दिया होगा कि आज वो स्टेशन पर लंगड़ा रहे थे। शायद कल खिड़की से बाहर कूदने के कारण ही वैसा कर रहे हों। मगर जो असली रहस्य है वो ये कि इसका क्या कारण हो सकता है। राजेन बाबू तो उनका काफ़ी सम्मान करते थे, फिर किस वजह से, किस उद्देश्य से उन्होंने ये पत्र लिखा? शायद इसका उत्तर अब हमें नहीं मिलेगा, कभी नहीं। रात में कोई दुर्घटना नहीं हुई। सवेरे हम भोजन कक्ष में राजेन बाबू के साथ चाय पी रहे थे, तभी नेपाली नौकर एक पत्र लेकर आया।
इस बार भी वही नीले रंग का कागज था और लिफाफे पर दार्जिलिंग के डाकघर की मुहर। राजेन बाबू के उदास चेहरे और कांपते हाथों से पत्र को खोला और फेलूदा के हाथ में थमाकर बोले, तुम ही पढ़ो, मुझे तो हिम्मत नहीं। फेलूदा उस पत्र को लेकर जोर जोर से पढ़ने लगे। प्रिय राजू, कलकत्ते में ज्ञानेश से तुम्हारे मकान की खबर पाकर जब मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, उस समय मैं दरअसल नहीं जानता था कि तुम कौन हो। तुम्हारे घर पर आने के बाद जब तुम्हारे बचपन की तस्वीर पर मेरी नज़र गई तो मुझे इस बात की जानकारी हासिल हुई कि तुम 50 वर्ष पूर्व बाकुंडा मिशनरी स्कूल में मेरे सहपाठी रह चुके हो। तुम कोई और दूसरे नहीं बल्कि वही राजू हो। इतने दिनों के बाद भी पुराना आक्रोश भड़क सकता है, ये बात मैं नहीं जानता था। अन्याय के साथ लंगड़ी मारकर तुमने मुझे न केवल 100 गज के निश्चित पुरस्कार से वंचित किया था, बल्कि मुझे भरपूर घायल भी कर दिया था। तभी मेरे पिताजी की बदली हो गई और मैं तुमसे बदला नहीं ले सका। तुम्हें भी मेरे मानसिक और शारीरिक कष्टों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पैरों में प्लास्टर लगवाकर मुझे 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। यहाँ आने पर तुम्हारे जीवन की शांति ने मुझ में अशांति पैदा कर दी। इसलिए कई दिनों तक तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा करके मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने अपराध की सजा दी। शुभेच्छा के साथ तुम्हारा ही 3 कौड़ी मुखोपाध्याय।